हेलो दोस्तों, मैं रोहित स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बहादुर एकेडमी पर। दोस्तों, मैं आपके सामने पेश हो गया हूं साइंस का एक टॉपिक के रूप में। टॉपिक हमारा चल रहा था उत्सर्जन तंत्र। कौन सा टॉपिक चल रहा था? उत्सर्जन तंत्र चल रहा था। उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हमने कुछ बातें की थी प्रथम पार्ट में। अब हम बात करेंगे उत्सर्जन तंत्र की सेकेंड पार्ट की, पार्ट सेकेंड की। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़े रहिए और एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। लाइक और शेयर करते हो तो हम मोटिवेट होते हैं। हम मोटिवेट होते हैं तो आपको बहुत कुछ ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो एक बार आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल को। अब दोस्तों देखते हैं, टॉपिक चल रहा था हमारा उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र में हमने डायग्राम भी समझ लिया था। उत्सर्जन तंत्र के मेन चार पार्ट देखे थे हमने। एक नंबर कौन सा देखा था? वृक्क देखा था, किडनी। एक नाम और था इसका गुर्दे। 2 नंबर था दोस्तों मूत्रवाहिनी। 3 नंबर था दोस्तों मूत्राशय। और 4 नंबर होता है दोस्तों मूत्रमार्ग। दोस्तों, हमने यहाँ तक बात कर ली थी, किडनी तक बात कर ली थी। आपको पता है किडनी की जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई भी देख ली थी। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कौन सी थी? नेफ्रॉन थी। नेफ्रॉन नलिका होती है, नलिका रूप में। इस तक की बात कर ली थी। आज हम देखेंगे दोस्तों मूत्रवाहिनी, मूत्राशय, मूत्रमार्ग। तो दोस्तों, एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं रोहित स्वामी आपको आगे चर्चा करने जा रहे हैं हम। अगला रहेगा हमारा पॉइंट रहेगा मूत्रवाहिनी। कौन सा टॉपिक, कौन सा पॉइंट रहेगा? मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी। मूत्रवाहिनी कैसी होती है दोस्तों? डायग्राम में देखा था हमने, दोबारा बता देता हूँ। इस प्रकार क्या था? ऊपर से क्या था? ऊपर से चौड़ा भाग था और नीचे से क्या था? संकरा भाग। ऊपर से चौड़ा भाग था, नीचे से संकरा भाग। तो ऊपरी भाग चौड़ा हुआ कीप के आकार का था। देखो ये कीप के आकार का ना, ऊपर से चौड़ा। तो ऊपरी भाग चौड़ा व कीप के आकार का। ऊपरी भाग चौड़ा व कीप के आकार का था। और इस ऊपरी भाग चौड़ा व कीप के आकार को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों वक्र श्रोणी। क्या कहते हैं? वृक्क श्रोणी। वृक्क श्रोणी, वृक्क श्रोणी कहते हैं। वृक्क श्रोणी को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों पेल्विस। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बात। अब दोस्तों, ऊपर भाग और नीचे का भाग क्या होता है? संकरा था। तो नीचे का पतला भाग और संकरा भाग को क्या कहते हैं? इसका दूसरा पॉइंट बन जाएगा नीचे का पतला व संकरा भाग। नीचे का पतला व संकरा भाग क्या कहते हैं दोस्तों? इस नली क्या कहते हैं? मेट्रोनिफ नली कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेट्रोनिफ नली, मेट्रोनेफ्रिक नलिका। क्या कहा जाता है? मेट्रोनिफ नलिका कहा जाता है। मेट्रोनिफ नली या नलिका कहा जाता है। अब दोस्तों, मूत्रवाहिनी में हमें 2 चीज़ याद रखनी है। मूत्रवाहिनी में क्या रखना है कि भाई साहब, ये तो एक तो ऊपर का चौड़ा भाग होता है कि नीचे का संकरा भाग होता है। ऊपर का चौड़ा भाग होता है इसको वृक्क श्रोणी या किडनी श्रोणी या फिर पेल्विस कहा जाता है। लेकिन जो नीचे का पतला व संकरा भाग उसे क्या कहता है? मेट्रोनिफ नलिका कहा जाता है। तो दोस्तों, इतना समझ में आ गया होगा। अब 2 नंबर पार्ट हो गया हमारा। अब 3 नंबर पार्ट में देखेंगे। पहला हो गया वृक्क, 2 नंबर का मूत्रवाहिनी, 3 नंबर आएगा दोस्तों मूत्राशय। मूत्राशय, मूत्राशय में क्या देखेंगे? पहले देखेंगे संरचना कैसी होती है मूत्राशय की। आप सभी को पता है संरचना थैलेनुमा होती है। थैलेनुमा संरचना, थैलेनुमा संरचना किसकी? मूत्राशय की। मूत्रा की संरचना कैसी होगी? थैलेनुमा। अब बात करते हैं मूत्राशय। इसका निर्माण कौन सी पेशियों से होता है? दोस्तों ध्यान रखना, इसका निर्माण होता है अनैच्छिक पेशियों से। और आपसे पूछे अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण कहाँ से किया जाता है? तो आप बोलोगे अनैच्छिक पेशियों का मस्तिष्क के लास्ट भाग मेडुला ऑब्लिंगेटा से किया जाता है। तो इसका जो निर्माण कहाँ होता है? अनैच्छिक पेशियों में। निर्माण अनैच्छिक, निर्माण कहाँ होता है? अनैच्छिक पेशियों में इसका निर्माण होता है। अनैच्छिक पेशियों में क्या होता है दोस्तों? मूत्राशय का निर्माण होता है। बात करते हैं कार्य क्या होता है? किसका? मूत्राशय का। कार्य होता है, आप सभी को पता है मूत्राशय में क्या होता है? मूत्र का संग्रह होता है। मूत्र को इकट्ठा करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है किसमें? मूत्राशय में। तो कार्य मूत्र का संग्रह है।
इतना कार्य होगा। अब बात करते हैं इसकी जो कैपेसिटी होती है, क्षमता कितनी होती है, तो बताओ दोस्तों इसकी क्षमता कितनी होती है। तो दोस्तों आपसे पूछे कैपेसिटी कितनी होती है, जो आप बोलोगे 700 से 800 ml, मतलब अधिकतम 800 ml, 700 से 800 ml मूत्राशय का संग्रह कहाँ होता है, मूत्राशय में। जो एक थैलेनुमा संरचना होती है, इसका निर्माण अनैच्छिक पेशियों से होता है, और अनैच्छिक पेशियों का नियंत्रण मस्तिष्क से कौन से भाग से किया जाता है, मस्तिष्क के मेडुला ऑब्लांगेटा भाग या पीछे के भाग से क्या किया जाता है, इसका नियंत्रण किया जाता है। फिर अगला था निर्माण, अनैच्छिक पेशियों से निर्माण होता है, और कार्य क्या क्या है इसका, मूत्र का संग्रह। इसका क्या कार्य क्या है, मूत्र का संग्रह है। कार्य दोस्तों इसका मूत्र का संग्रह, क्षमता है 700 से 800 ml। अब दोस्तों इतना हो गया, फिर एक नोट करके बात बता रहा हूं मैं, इसी मूत्राशय में पढ़ रहे हैं हम, नोट करके। मूत्राशय में नोट करके बात क्या है, पक्षी सरीसृप, पक्षी सरीसृप, सरीसृप क्या होते हैं दोस्तों, जो रेंग कर चलने वाले जानवर होते हैं। पक्षी सरीसृप, मगरमच्छ, रेंग कर चलने वाले, जिस सर्प हो गया, सांप हो गया, पक्षी सरीसृप, मगरमच्छ, पक्षी सरीसृप, मगरमच्छ, इनमें क्या हो जाता है, इनमें मगरमच्छ में मूत्राशय नहीं पाया जाता। इनमें दोस्तों क्या होता है, मूत्राशय नहीं पाया जाता है, मूत्राशय नहीं पाया जाता है। दोस्तों ये बात ध्यान रखना। क्या हुआ दोस्तों, मूत्राशय में एक इंपॉर्टेंट बात लिखाई थी नोट डाल के, जो बात नोट डाल के लिखा रहा हूँ दोस्तों, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाती है। पक्षी सरीसृप और मगरमच्छ में मूत्राशय नहीं पाया जाता, इनमें मूत्राशय का अभाव होता है, इसीलिए वो क्या होता है, रेंग कर चलने वाले में मूत्राशय नहीं पाया जाता। लेकिन दोस्तों इसमें एक अपवाद भी है, मूत्राशय नहीं पाया जाता लेकिन एक अपवाद भी है, नोट डाल के लिख ली, इसमें एक अपवाद है। अपवाद कौन सा है, अपवाद है दोस्तों इसमें शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग पक्षी है, पता है आप सभी को। इसमें क्या होता है, इसमें शुतुरमुर्ग को इंग्लिश में ऑस्ट्रिच बोलते हैं, कभी ध्यान रखना ऑस्ट्रिच आ जाए तो शुतुरमुर्ग का ही नाम है। पिछली बार राजस्थान पुलिस का एग्जाम था, उसमें पूछा गया ऑस्ट्रिच, तो आप ध्यान रखना ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग का दूसरा नाम क्या है, ऑस्ट्रिच। इसमें क्या होता है, मूत्राशय उपस्थित होता है, किसमें, शुतुरमुर्ग में मूत्राशय उपस्थित होता है। इसी मूत्राशय उपस्थित होने के कारण शुतुरमुर्ग क्या कर नहीं सकता दोस्तों, उड़ नहीं सकता, क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा हो जाता है, वजन हो जाता है तो क्या उड़ नहीं सकता। तो दोस्तों आपको मूत्राशय में क्या ध्यान रखना है, मूत्राशय में ध्यान रखना थैलेनुमा संरचना होती है, निर्माण अनैच्छिक क्रियाओं से होता है, अनैच्छिक पेशियों से होता है, और फिर याद रखो क्षमता कितनी 700 से 800 ml क्षमता होती है, कार्य मूत्र का संग्रह होता है। इसमें नोट डाल के बात लिखाई थी, पक्षी सरीसृप या रेंग कर चलने वाले और मगरमच्छ में मूत्राशय नहीं पाया जाता, इसमें मूत्राशय नहीं। लेकिन दोस्तों शुतुरमुर्ग में मूत्राशय उपस्थित होता है, इसी कारण ये उड़ नहीं सकता। तो दोस्तों शुतुरमुर्ग का दूसरा नाम क्या होता है, ऑस्ट्रिच होता है, ये भी ध्यान रखना, ऑस्ट्रिच। कभी ऑस्ट्रिच आ जाए आप कंफ्यूज हो, जो ऑस्ट्रिच क्या होता है, शुतुरमुर्ग का दूसरा नाम क्या होता है, ऑस्ट्रिच होता है। तो दोस्तों इतना समझ में आ गया होगा, एक बार आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। 4 नंबर कौन सा आएगा, 4 नंबर आएगा दोस्तों मूत्र मार्ग। चार नंबर कौन सा आएगा दोस्तों, मूत्र मार्ग आएगा, मूत्र मार्ग। मूत्र मार्ग में क्या होता है दोस्तों, मूत्र मार्ग क्या होता है, एक लंबी नलिका समान संरचना होती है, लंबी नलिका समान संरचना होती है, लंबी नली होती है, लंबी नली होती है। अब बात करते हैं दोस्तों ये नली पुरुषों में और महिलाओं में क्या होता है, कोई में छोटी होती है कोई में बड़ी होती है। तो पुरुषों में इसकी लंबाई कितनी होती है, पुरुषों में दोस्तों, पुरुषों में लंबाई, पुरुषों में दोस्तों इसकी लंबाई होती है 15 से 20 सेंटीमीटर। पुरुषों में लंबाई कितनी होती है, 15 से 20 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं महिलाओं में, लेडीज में। महिलाओं में दोस्तों इसकी लंबाई कितनी होती है, महिलाओं में दोस्तों इसकी लंबाई है 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 से 5 सेंटीमीटर।
तो दोस्तों आपसे पूछे मूत्र मार्ग, मूत्र मार्ग क्या होता है? एक लंबी नली का समान संरचना होती है जिसमें पुरुषों में लंबाई 15 से 20 सेंटीमीटर, महिलाओं में लंबाई 4 से 5 सेंटीमीटर। इसके अलावा आपको कुछ नहीं ध्यान रखना, इतनी बात का ध्यान रखना है। फिर आगे हम पढ़ेंगे कि भाई साहब आगे कि ये 4 पार्ट हो गए। अब पढ़ेंगे हम नेफ्रॉन को, क्योंकि किडनी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तो ये बात स्क्रीनशॉट ले लो आप। ले लिया होगा। अब बात करते हैं नेफ्रॉन। किसकी बात करें हम? नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों? वृक्काणु। नेफ्रॉन क्या होता है? किडनी की यानी उत्सर्जन तंत्र की जो मेन पार्ट होता है किडनी होता है, वृक्क होता है, वृक्क की भी संचालन क्रियात्मक इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन। इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेफ्रॉन क्या होता है दोस्तों? नेफ्रॉन को समझाता हूं मैं आपको। नेफ्रॉन दोस्तों 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार से बटा हुआ होता है। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। एक होता है दोस्तों मेल पिगिकाय, मेल पिगिकाय। एक होता है दोस्तों मेल पिगिकाय। दूसरा क्या होता है दोस्तों? कुंडलित नलिका, कुंडलित नलिका, कुंडली के समान होती है कुंडलित नलिका। 3 नंबर का क्या होता है दोस्तों? 3 नंबर होता है संग्रह नलिका। 3 नंबर कौन सा होता है? संग्रह नलिका। नेफ्रॉन, मेल पिगिकाई, कुंडलित नलिका, संग्रह नलिका। अब दोस्तों बात करते हैं नेफ्रॉन के कितने पार्ट होते हैं? 3 नेफ्रॉन नलिका 3 प्रकार से बनती होती है। एक तो मेल पिगिकाई, दूसरी कुंडलित नलिका, तीसरी संग्रह नलिका। अब दोस्तों क्या होता है? मेल पिगिकाई भी 2 पार्टों में बटी होती है। कौन कौन सी? एक तो ग्लोमेरुलस, एक तो होती है ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और ग्लोमेरुलस होता है दोस्तों, इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसका नाम होता है केशिका गुच्छ या केशिका गुच्छ या कोशिका गुच्छ के रूप में होता है। केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस और केशिका गुच्छ। और दूसरा पार्ट क्या होता है? इसका दूसरा पार्ट होता है दोस्तों बोमेन संपुट, बोमेन संपुट। ठीक है दोस्तों। आपसे पूछे मेल पिगिकाई होता है वो कितने पार्टों से बनता होता है? इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक तो मेल पिगिकाई जिसको बोलते हैं केशिका गुच्छ, दूसरा होता है बोमेन संपुट। फिर क्या हुआ दोस्तों? कुंडलित नलिका क्या होती है? ये भी 3 पार्टों में बंटी होती है। कितने पार्टों में? 3 पार्टों में। 3 पार्ट कौन कौन से? एक तो समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ होगी। अब दूसरा आएगा इसमें हेनले का लूप। नाम सुना होगा आपने, हेनले का लूप। तीसरा होता है दोस्तों दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूर की ओर होती है दूरस्थ कुंडलित नलिका। ये तो दोस्तों आपको इसके पार्ट याद करने। फिर इसका कार्य याद करना है। कार्य इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तो आपको बस ध्यान रखना है कि मेल पिगिका में 2 होती है। एक तो ग्लोमेरुलस या केशिका गुच्छ होता है, दूसरा बोमेन संपुट होता है। और कुंडलित नलिका में ध्यान रखना है 3 प्रकार के होते हैं, समीपस्थ कुंडलित नलिका, हेनले का लूप, दूरस्थ कुंडलित नलिका, और तीसरा होता है संग्रह नलिका। अब बात करते हैं इसके कार्य क्या क्या है दोस्तों। ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ होता है, इसका कार्य है परानिस्यंदन। परानिस्यंदन मतलब अति सूक्ष्म रूप में छाना, रक्त को छानना। इसका कार्य क्या है? परानिस्यंदन, परानिस्यंदन, अति सूक्ष्म छानना, अति सूक्ष्म छानना। किसको छानना? रक्त को छानना, रक्त का छानना। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आपसे इसके कार्य है वो इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा इसका कार्य? ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ, इसका कार्य क्या? परानिस्यंदन, अति सूक्ष्म छन्ना, और क्या है? रक्त का छन्ना। किसका? ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ का कार्य है। अब बात करते हैं बोमेन संपुट क्या करता है। बोमेन संपुट अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने का कार्य करता है। अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करना। अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करना कौन करता है? बोमेन संपुट। फिर दोस्तों अब दोस्तों ध्यान रखना,
इन तीनों का कार्य क्या है? इन तीनों का कार्य है दोस्तों पुनरावशोषण। पुनरावशोषण क्या होता है दोस्तों? पुनरावशोषण अपशिष्ट में से उपयोगी पदार्थों को वापस ग्रहण करना। अपशिष्ट पदार्थ था, इसने अपशिष्ट पदार्थ को इत्र कर लिया, इसमें से उपयोगी पदार्थों को वापस ग्रहण कर लेता है और को क्या कर देता है? आगे भेज देता है। तो इसका कार्य क्या होगा? अपशिष्ट में से उपयोगी पदार्थों को वापस ग्रहण करना। सर्वाधिक पुनरावशोषण किसमें होता है दोस्तों? समीपस्थ कुंडलिनी तंत्रिका में। सर्वाधिक किसमें होता है पुनरावशोषण? किसमें होता है? समीपस्थ कुंडलिनी तंत्रिका में। और इसमें हेनले के लूप में क्या होता है? हेनले के लूप में दोस्तों जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण। और दूरस्थ कुंडलिनी तंत्रिका में क्या होता है दोस्तों? न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। न्यूनतम पुनरावशोषण होता है। और संग्रह नलिका का कार्य क्या है? मूत्र का संग्रह करना। मूत्र का संग्रह करना। हाँ तो दोस्तों अब देखो मेरे साथ, दोबारा समझा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना, ध्यान से समझ लेना, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। नेफ्रॉन या वृक्काणु। नेफ्रॉन होता है, इनके तीन पार्ट होते हैं। एक तो मेल पिगिका, एक कुंडलिनी तंत्रिका, संग्रह का। मेल पिगिका दो प्रकार से, ग्लोमेरुलस, केशिका गुच्छ। इसका कार्य क्या है? प्राणी संजन, अति सूक्ष्म छन्ना है रक्त का छन्ना। दूसरा भूमेन संपुट, अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करना। किसका कार्य है? भूमेन संपुट का। कुंडलिनी तंत्रिका तीन प्रकार होते हैं, समीपस्थ, हेनले का लोप, दूरस्थ। समीपस्थ कुंडलिनी तंत्रिका, इसका क्या होता है? ये तीनों का कार्य कहते हैं पुनरावशोषण। सर्वाधिक पुनरावशोषण समीपस्थ में, न्यूनतम दूरस्थ में, और जल का अवशोषण हेनले के रूप में। फिर क्या होता है दोस्तों? अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करने का कार्य किसका कार्य है? पुनरावशोषण। किसका है? कुंडलिनी तंत्रिका का। और संग्रह नलिका क्या कार्य है? मूत्र का संग्रह। क्या कार्य है? मूत्र का संग्रह। तो दोस्तों आपको इसी टेबल के रूप में मैंने बनाया, इसी प्रकार आपको नोट्सों में बनाना है और इसी प्रकार याद करना है। इसके जो कार्य लिखा है मैंने, कार्य ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा। बोमेन संपुट का कार्य क्या है? तो आप बोलोगे अपशिष्ट पदार्थों को एकत्रित करना। और हेनले का लूप का क्या कार्य है? पुनरावशोषण। हेनले का लूप इंपॉर्टेंट कार्य क्या करता है? जल का अवशोषण करता है। पुनरावशोषण तो करता है लेकिन जल का भी अवशोषण करता है। कौन? हेनले का लूप। उस संग्रह नलिका क्या कार्य है? मूत्र का संग्रह। क्या कार्य है? मूत्र का संग्रह। तो दोस्तों ये बात स्क्रीनशॉट ले लो आप। दे लो दोस्तों, स्क्रीनशॉट दे लो एक बार। गर्मी बहुत ज़्यादा है दोस्तों। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। अब दोस्तों क्या हुआ? नेफ्रॉन होते हैं, उत्सर्जन तंत्र की इकाई किसे कहा जाता है? नेफ्रॉन को कहा जाता है, क्योंकि नेफ्रॉन ही सबसे इंपॉर्टेंट है। उत्सर्जन तंत्र में मेन पार्ट कौन सा? वृक्क की संसाधन क्रियात्मक इकाई क्या? नेफ्रॉन। तो नेफ्रॉन को उत्सर्जन तंत्र की क्या कहा जाता है? इकाई कहा जाता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात करेंगे हम दोस्तों, फिर हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट बात करेंगे, इंपॉर्टेंट बातों को ध्यान से पढ़ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ मैं आपको, एक लाइनर क्वेश्चन बता रहा हूँ इंपॉर्टेंट। बात करते हैं मूत्र का पीएच कितना होता है, बताओ मेरे को। पीएच मान तो निकालने आते होंगे दोस्तों, अम्लीय कौन सा होता है, क्षारीय कौन सा होता है। पीएच स्केल होते हैं, उसमें 1 से लेकर 14 तक लिखे होते हैं, आपको सभी को पता है। लेकिन 1 से 7 तक क्या होता है? अम्लीय होता है। 7 से 14 तक क्षारीय होता है। और लेकिन 7 क्या होता है? उदासीन होता है। जल का पीएच कितना होता है? 7 होता है। रक्त का कितना होता है? 7.4 होता है। दूध का कितना होता है? 6.4 होता है। जठर रस का कितना होता है? 1.5 होता है, 1.5 होता है। और लार ग्रंथि का कितना होता है? 6.8 होता है। इस प्रकार आपको ये जो आपको याद करने हैं। और आपसे पूछे पीत रस का कितना होता है? 7.8 होता है, ये आपको याद करने हैं। अग्नाशय रस का कितना होता है? 7.7 होता है। ये पीएच मान मैंने पीएच मान आपको याद करने में बता भी जा रहा हूँ साथ साथ। तो बात करते हैं मूत्र का पीएच कितना होता है। तो दोस्तों मूत्र का पीएच कितना होता है? 5.5 से 7.5 के मध्य है। 7.5 के मध्य। 7 से कम क्या होता है? अम्लीय होता है। लेकिन 7.5 से थोड़ा सा अधिक भी जा रहा है तो इसका लगभग बराबर होता है, तो ये क्या होता है? हल्का अम्लीय होता है। तो आपसे पूछे मूत्र का पीएच क्या होता है, वो आप बोलोगे हल्का अम्लीय होता है।
हल्का अम्लीय होता है। किसका पीएच? मूत्र का पीएच। अब बात है मूत्र का रंग कैसा होता है, बताओ रे मूत्र का रंग कैसा होता है, देखा होगा कभी मूत्र का रंग? देखा तो होगा बेटों ने, सभी ने। मूत्र का रंग होता है दोस्तों हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीला, हल्का पीला। किसके कारण होता है ये बताओ मेरे को, कमेंट करो जल्दी से। हल्का पीला किसके कारण होता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूत्र का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है बताओ। तो दोस्तों मूत्र का रंग हल्का पीला होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण। एक वर्णक होता है यूरोक्रोम वर्णक के कारण, वर्णक के कारण। दोस्तों ये यूरोक्रोम वर्णक होता है। वर्णक का अर्थ क्या होता है? रंग देने वाला। क्या होता है? रंग देने वाला। तो रंग कैसा दे रहा है? हल्का पीला दे रहा है। तो यूरोक्रोम वर्णक के कारण क्या होता है? मूत्र का रंग क्या होता है? हल्का पीला होता है। अब बात करते हैं मूत्र में गंध कैसी आती है। मूत्र में गंध कैसी आती है बताओ। ताजा मूत्र में कैसी गंध आएगी? ताजा मूत्र में और तीखे मूत्र में। ताजा मूत्र में और मूत्र में तीखी गंध। ताजा मूत्र में किसके कारण आएगी बताओ, किसके कारण आएगी? और मूत्र में तीखी गंध किसके कारण आती है? तीखी गंध किसके कारण आती है बताओ मेरे को। मूत्र में गंध आती है, ताजा मूत्र में किसके कारण आती है? और मूत्र में तीखी गंध किसके कारण आती है? दोस्तों ताजा मूत्र में किसके कारण आएगी? यूरोनोइड के कारण। किसके कारण? यूरोनोइड के कारण। यूरोनोइड की। और जो तीखे मूत्र में गंध आती है आप सभी को पता है अमोनिया के कारण, NH3 के कारण, अमोनिया के कारण, अमोनिया की गंध आती है। अमोनिया के कारण गंध आती है, ठीक है, अमोनिया के कारण, ठीक है दोस्तों। मूत्र में गंध ताजा मूत्र में यूरोनोइड के कारण आती है और मूत्र में तीखी गंध अमोनिया के कारण। किसके कारण? अमोनिया के कारण। इतना समझ में आ गया होगा दोस्तों आपके। अगला क्वेश्चन क्या बनता है? अगला क्वेश्चन बनता है मूत्र का घनत्व कितना होता है बताओ। मूत्र का घनत्व कितना होता है? मूत्र का घनत्व कितना होता है दोस्तों बताओ, फिर मैं बताता हूं। तो दोस्तों मूत्र का घनत्व कितना होता है? 1.01 से 1.04 तक। और जल से अधिक होता है। आपको पता है जल का घनत्व कितना होता है बताओ रे। जल का घनत्व कितना होता है? जल का घनत्व कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। और 1 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? सबसे ज़्यादा होता है। तो आपको पूछे मूत्र का घनत्व कितना होता है, बोलोगे 1.01 से लेकर 1.04 तक होता है। जल से अधिक होता है क्योंकि जल का घनत्व कितना होता है? 1। ये तो 1 से अधिक है, 1.01 से लेकर 1.04 तक है। और जल कितने घनत्व पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज़्यादा होता है। तो दोस्तों एक बार इस क्वेश्चनों का आप स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या आएगा? अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्रतिदिन मूत्र में यूरिया कितनी मात्रा होती है? यूरिया की मात्रा बताओ मेरे को। प्रतिदिन मूत्र में यूरिया की कितनी मात्रा होती है बताओ, शाबाश। प्रतिदिन मूत्र में यूरिया की मात्रा, प्रतिदिन मूत्र में यूरिया की मात्रा, कमेंट करो जल्दी से। प्रतिदिन मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, दोनों साथ करना। 1 ग्राम यूरिया को शरीर से, 1 ग्राम यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक जल कितना होता है? आवश्यक जल। प्रतिदिन मूत्र में यूरिया की मात्रा बताओ और 1 ग्राम यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक जल कितना होता है बताओ जल्दी से। अगला क्वेश्चन, प्रतिदिन मूत्र की मात्रा बताओ।
प्रतिदिन हमारे मूत्र की कितनी मात्रा होती है बताओ। और एक क्वेश्चन और, मूत्र में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ, मूत्र में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ। ये क्वेश्चंस करो दोस्त, फिर मैं बताता हूँ। करो जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से। बताओ दोस्तों, बताओ, कमेंट करो जल्दी। चलो मैं बताता हूँ। प्रतिदिन मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? तो ध्यान रखो, प्रतिदिन मूत्र में यूरिया की मात्रा कितनी होती है? 25 से 30 ग्राम। 25 से 30 ग्राम। अगला, 1 ग्राम यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए आवश्यक जल कितना होता है? 1 ग्राम यूरिया को शरीर से बाहर निकालने के लिए जल की आवश्यकता मात्रा कितनी होती है? 50 ml। कितनी होती है? 50 ml। प्रतिदिन मूत्र की मात्रा कितनी होती है? प्रतिदिन मूत्र की मात्रा आप सभी को पता है 1.2 से 1.5 लीटर। 1.2 से 1.5 लीटर। मूत्र में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा है बताओ? मूत्र में सर्वाधिक पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है दोस्तों? यूरिया होता है। कौन सा होता है? यूरिया। कितना परसेंट पाया जाता है? 2.5%। 2.5% पाया जाता है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन थे हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, फिर आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप इन सभी का। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया अब आपने। अब दोस्तों एक क्वेश्चन आता है, मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है आप मुझे बता दोगे। ये क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं। एक वर्णक होता है दोस्तों। आजकल के लड़के बहुत ही स्मार्ट होते हैं, बहुत ही स्मार्ट दिमाग वाले होते हैं, मुझे पता है, बता दोगे। एक वर्णक होता है जिसका नाम था क्रिएटिन। क्रिएटिन, क्या नाम है? क्रिएटिन नामक वर्णक होता है। क्रिएटिन नामक, ये क्रिएटिन नामक वर्णक क्या होता है दोस्तों? बताओ क्या होता है? एक लाइन लिख रहा हूँ, फिर आप इसका सपोज करना क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ। मज़ा तब आएगा पढ़ने में। मैं एक बताऊँगा पहले, फिर आप करोगे, फिर दोबारा मैं बताऊँगा तो आपकी याद होगा, कंटेस्ट होगा। हमें कंटेस्ट करना है, याद करना है। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, मूत्र में क्रिएटिन नामक, लिख रहा हूँ मैं, मूत्र में क्रिएटिन नामक वर्णक, मूत्र में क्रिएटिन नामक वर्णक उपस्थित होता है। एक लाइन और लिख रहा हूं इसी से जोड़े, यह केवल बच्चों गर्भवती महिलाओं व स्तनपान कराने वाली माताओं स्तनपान कराने वाली माताओं का मतलब क्या होता है? जो वह माँ जो अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराने वाली माताओं के मूत्र में पाया जाता है, मतलब आदमियों में नहीं पाया जाता।
महिलाओं में नहीं पाया जाता। महिलाओं में किसमें? गर्भवती महिलाओं में, स्तनपान करने वाली माताओं में पाया जाता है। कौन सा वर्णक? क्रिएटिन नामक वर्णक। ये क्या होता है दोस्तों? क्वेश्चन पूछ लेगा क्रिएटिन नामक वर्णक किस में उपस्थित होता है? तो आपको ध्यान रखना है बच्चों में, महिलाओं में, बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में, स्तनपान करने वाली माताओं में क्या होता है बताओ? सभी को पता है बेटा, को मैं बता दूंगा बाद में, आप बोलोगे वाह वाह सर पता है। बताऊं? चलो तो देखो इधर, ये 2 लाइन है भाई साहब। नाम सुना होगा आपने, करीना कपूर का नाम सुना ना, एक्टर हीरोइन करीना कपूर, बस पर ऐड आता है करीना कपूर के साथ, और नाम क्या आता है? प्रेगा न्यूज। क्या नाम आता है? प्रेगा न्यूज। प्रेगा न्यूज, प्रेगा न्यूज होती है दोस्तों। उसमें 2 प्रकार की लाइन होती है, 2 प्रकार की लाइन होती है। एक तो देती है गहरा रंग, गहरा रंग। कितनी लाइन होती है इसमें? 2 लाइन होती है, 1 लाइन और 2 लाइन, 2 लाइन होती है। किसमें? प्रेगा न्यूज में। कितने रुपए की आती है? आप सभी को पता है कितने रुपए बेटे, आजकल सभी यूज करते हैं। क्या हुआ दोस्तों? प्रेगा न्यूज है, प्रेगा न्यूज में लाइन कितनी होती है? 2 लाइन होती है। एक देती है गहरा रंग, एक देती है हल्का। जब प्रेगा न्यूज गहरा रंग दे देती है तो मतलब जिसके ये उपयोग किया गया वह महिला या लेडीज क्या होती है? प्रेग्नेंट होती है। तो प्रेगा न्यूज का क्या क्या रही है? अगर वो बता देती है कि भाई साहब प्रेग्नेंट है या नहीं है, किसका उपयोग? प्रेगा न्यूज का। इस प्रेगा न्यूज में किस वर्ण का पता चलता है? क्रिएटिन नामक वर्ण का पता चलता है। तो आप पूछे क्रिएटिन नामक वर्ण किस में पता है? बच्चों में उपस्थित है, गर्भवती महिलाओं में। गर्भवती महिलाओं में किसके कारण पता चलता है? प्रेगा न्यूज के कारण पता चलता है, क्योंकि ये क्रिएटिन नामक वर्णक होता है। ये किस पर आता है? प्रेगा न्यूज पर डाला जाता है। प्रेगा न्यूज पर क्रिएटिन नामक वर्णक डाला जाता है, तब हमें पता चलता है कि महिला या लड़की प्रेग्नेंट है या नहीं है। तो इसका कार्य क्या है? प्रेग्नेंट को बताना। किसका? क्रिएटिन नामक वर्णक का। तो ये मूत्र में उपस्थित होता है। किस में होता है? बच्चों में होता है, गर्भवती महिलाओं में और स्तनपान करने वाली माताओं में मूत्र में पाया जाता है। उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट लो आप। हाँ तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हमारी हेडिंग क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग और लास्ट हेडिंग हमारी टॉपिक की, हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या होता है दोस्तों? बताओ मेरे को, हीमोडायलिसिस क्या होता है? डायलिसिस या हीमोडायलिसिस बोला जाता है। हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस, हीमोडायलिसिस या इसका एक बोलते इसको रक्त अपोहन या डायलिसिस। जब किडनी सही प्रकार से कार्य नहीं करती है तो कृत्रिम रूप से डाला जाती है। कौन सी डाली जाती है? कृत्रिम रूप से किसको? रक्त को छाना जाता है। उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? हीमोडायलिसिस या रक्तअपहरण कहा जाता है। तो मैं इसकी लैंग्वेज लिख रहा हूँ, आपको नोट्स बनाते चलने हैं। जब वृक्क या किडनी सही प्रकार से कार्य नहीं करता, जब वृक्क या किडनी सही प्रकार से कार्य नहीं करता है तो रक्त को कृत्रिम रूप से छाना जाता है। इस क्रिया को क्या कहा जाता है दोस्तों? जब वृक्क या किडनी सही प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो क्या कर जाता है? वक्र को, जो वृक्क होता है, रक्त को किस प्रकार रूप में छाना जाता है? कृत्रिम रूप से छाना जाता है। इस पर क्या कहा जाता है? हीमोडायलिसिस या रक्त अपहरण कहा जाता है। एक पॉइंट बनता है, इस क्रिया का उपयोग, इस क्रिया में कृत्रिम का मतलब समझते हो तुम? प्राकृतिक होता है, कृत्रिम होता है, मानव द्वारा निर्मित। कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण, इस क्रिया में कृत्रिम वृक्क का उपयोग किया जाता है, जिसका निर्माण किससे होता है बताया गया? जिसका निर्माण सेलाफेन की झिल्ली से किया जाता है। किसका? सेलाफेन की झिल्ली से।
हाँ तो दोस्तों, अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने क्या बोला? हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस या रक्त अपोहन या डायलिसिस कहते हैं। जब रक्त या जब किडनी सही प्रकार से कार्य नहीं करती तो कृत्रिम को किससे, रक्त तो किससे साझा जाता है? कृत्रिम रूप से साझा जाता है। जब कृत्रिम रूप से साझा जाता है उसे क्या कहते हैं? हीमोडायलिसिस या रक्त अपोहन कहा जाता है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इस क्रिया में कृत्रिम वृक्क का प्रयोग किया जाता है और जिसका निर्माण किससे होता है? सेलाफेन की एक झिल्ली होती है जिसका नाम क्या है? सेलाफेन। सेलाफेन की झिल्ली होता है जिसका इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको अच्छा लगा। हमारा उत्सर्जन तंत्र टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अगली क्लास में हम एक नए टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे जिसका नाम बहुत ही जल्द बता दूंगा, या रक्त परिसंचरण तंत्र अध्ययन करेंगे। इतना फंटास्टिक टॉपिक है दोस्तों। अगर बायोलॉजी से क्वेश्चन आया तो ब्लड, जो रक्त परिसंचरण तंत्र ब्लड वाला टॉपिक है उससे कंफर्म क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। तो दोस्तों अगली क्लास में हम अगले टॉपिक में बात करेंगे। अगली क्लास में दोस्तों आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। प्लीज़ लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।